बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। वतन अजीज़ और दयार गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। मुल्क पाकिस्तान में एक बार फिर खुशियों की लहर दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जो क्लेम करने जा रही है, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अवाम से खिताब किया और कहा कि बिजली की प्राइसेस में कमी की जा रही है, क्या वाकई बिजली की प्राइसेस कम होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी? जिस तरह से गवर्नमेंट कंटिन्यूसली काम करते हुए दिखाई दे रही है, अब नज़र आ रहा है कि वाकई कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो मुल्क पाकिस्तान के लिए काम करने वालों की हमेशा हम तारीफ भी करते हैं और तनकीद का निशाना भी बनाते हैं जहां पर तनकीद होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त जो मैय्यज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लिए गए हैं ये वाकई काबिल तहसीन है। मैं यहां पर ये बावर कराना चाहूँगा कि मुल्क पाकिस्तान की तमाम आवाम, 24 करोड़ आवाम आपके साथ है अगर आप इस मुल्क पाकिस्तान के बासियों की दादरसी करते रहेंगे। तो इस वक्त ये जो रिलीफ दिया गया है स्पेशली आवाम को इलेक्ट्रिक प्राइसेस के अंदर, जो बिजली की कीमतों की बड़ी बात की जा रही थी कि पूरी दुनिया के अंदर इस खित्ते में सबसे ज़्यादा कीमतें बिजली की हैं, जिससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। इस वक्त अगर देखा जाए इंटरनेशनल सिचुएशन को, तो जिस तरह से अमेरिका ने टैरिफ के अंदर इजाफा करके पूरी दुनिया में एक हिलचल मचा दी है, तो क्या हम उन मंडियों को आसानी से compete कर पाएंगे जो पाकिस्तान की इस वक्त की मसनूआत हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल हैं? खास करके टेक्सटाइल मसनूआत जो हमारी पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर अच्छे अल्फाज में गिरदानी जाती है, क्या हम वाकई ही वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे? इसके ऊपर भी बात करने की कोशिश करेंगे। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं और इस वक्त ये टैरिफ कम करने के बाद जो हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस रिड्यूस होगा, जैसे पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अच्छी काविशों की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक अच्छा खासा जो डिक्लाइन हमने देखा कि 22% से 12% के ऊपर इस वक्त रेट ऑफ इंटरेस्ट पाकिस्तान का है और उम्मीद ये की जा रही है कि इस बजट तक शायद इसको सिंगल डिजिट तक लाया जाएगा। क्या वाकई सिंगल डिजिट में आने के बाद कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कम हो जाएगी? अगर ये कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग किसी भी इंडस्ट्री की कम होती है तो उसका जो प्रॉफिट रेशियो है वो बेहतर होता है और उसके जो प्राइसेस है, फिनिश गुड की जो प्राइस है वो भी नीचे आ सकती है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके साथ हम देखेंगे कि जो हमारी यूथ है, स्पेशली 65% से ज़ायद यूथ की बात की जाती है इस मुल्क पाकिस्तान की, तो क्या उनके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं? क्या वो वाकई मुल्क पाकिस्तान से बाहर जाके कुछ रेमिटेंसेस कमा के पाकिस्तान भेजेंगे तो अच्छा होगा, या वो मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए बियॉन्ड द बॉर्डर्स कुछ काम करके रेमिटेंसेस को पाकिस्तान मंगवा सकते हैं? क्या ऐसी भी कोई पॉलिसीज़ होती हैं जिससे जितने भी इस तरह के फ्रीलांसर्स हैं वो काम कर रहे हैं उनके ऊपर टैक्स का बोझ कम होता है, या सिर्फ और सिर्फ एक ही तबका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस वक्त नजर आता है जिसके ऊपर हमेशा से टैक्स की भरमार कर दी जाती है, वो है तनख्वाहदार तबका? क्या उसके ऊपर इतना बोझ लादा गया था, क्या उसमें कोई कमी की जाएगी? क्या तनख्वाहदार तबके को भी कोई रिलीफ मिल पाएगा? इसके ऊपर भी आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ आज स्टूडियो में गेस्ट पैनल में जो लोग हैं वो अपने अपने फील्ड में बहुत महारत रखते हैं। मैं वेलकम करूंगा, चलूंगा मैं अपने पहले गेस्ट की तरफ जो कि ICA में ग्रेजुएट हैं, एक निजी कंपनी में CFO की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं, जनाब आदिल इकबाल लाडा साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आदिल साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आप इतनी गर्मी में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब, आपने मदू किया। सर बहुत शुक्रिया। मैं अपनी दूसरी मेहमान जो कि एक यंग टैलेंटेड गर्ल हैं और अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, यूथ को मोटिवेट भी करती हैं और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से आज वो बताएंगी कि कौन से कैरियर यूथ के लिए, स्पेशली हमारी जो इस वक्त की यूथ यूनिवर्सिटीज़ में है, कॉलेजेस में है, अभी अपनी प्रोफेशनल चीज़ों को अलाइन करने में उनको मेंटोरशिप की ज़रूरत होती है, तो उनको भी मैं वेलकम करूंगा। मिस शहरीन अरशद साहबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं शहरीन? आपका भी बहुत शुक्रिया, आप कीमती वक्त निकाल के तशरीफ़ लाएं। थैंक यू सो मच। मैं आदिल इकबाल साहब से स्टार्ट लूँगा। आदिल साहब, बहुत अच्छी खबरें इस वक्त हमारे पाकिस्तान के लिए। ईद पे बड़ी अच्छी खबर मुल्क पाकिस्तान को सुनाई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बिजली का टैरिफ कम किया। कितने पुरुमीद हैं ये बिजली का टैरिफ? मैं तो जिस तरह से मैंने कहा कि अच्छी चीज़ों को हम सराहेंगे और तनकीद भी करते रहते हैं हम उस ऐसे मौके के ऊपर जब कोई ऐसी चीज़ें लगती हैं, लेकिन ये कम से कम ऐसा मौका है
कि खुशी की खबर है, सबको सेलिब्रेट भी करनी चाहिए। आप कितने पुरुमीद हैं इंडस्ट्रीज़ के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सिद्दीक साहब, जैसा आपने कहा, ये बहुत अच्छी खबर है और सबसे अच्छी बात ये कि ये स्टार्ट है, ये पहला स्टेप है। बिल्कुल। और कुछ महीनों पहले हमें ये लग रहा था कि उस वक्त इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की बातें हो रही थी और डिस्प्यूट्स की बातें हो रही थी IPPs के साथ। तो गवर्नमेंट ने फाइनली इसको बहुत अच्छा निगोशिएट करके एक ब्रेक थ्रू किया है और इसका फर्स्ट रिलीफ का फर्स्ट पार्ट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, जिसको हम वेलकम करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। और बहुत उम्मीद है कि इससे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो डोमेस्टिक है, जो इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल है, सबको इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा और मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। आप समझते हैं कि गवर्नमेंट अब एक डायरेक्शन में चल रही है, उनकी जो डायरेक्शन है वो किसी ऐसे डेस्टिनेशन की तरफ है जो डेस्टिनेशन मुल्क पाकिस्तान के वासियों को खुशखबरी की नवीदें सुनाता रहेगा? जी जी बिल्कुल, बहुत उम्मीद है, इसलिए कि आप देखें कि पिछले तकरीबन साल सवा साल होने लगा है तो गवर्नमेंट ने एक डायरेक्शन सेट की है। हमने देखा ग्रेजुअली इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छे तरीके से नीचे आया है, ग्रेजुअली इन्होंने अच्छी पेस के साथ इसको एक रीज़नेबल लेवल पे लाके खड़ा किया है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का भी हमारा मतलब आवाम का एक नज़रिया ये है कि ये एक समझे स्टेप है, इसको डेस्टिनेशन ना माना जाए, यानी ये ना करे गवर्नमेंट के यहाँ आके रुक जाए। लेकिन उम्मीद ये है कि गवर्नमेंट इसको, जैसे अभी इन्होंने अनाउंस किया है कि जून में फर्दर रिलीफ दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि फ़र्दर इसको टैरिफ को रिड्यूस किया जाएगा, जिससे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और चीज़ें रिवाइव होंगी गवर्नमेंट। अच्छा देखिए, ये एक इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा मेजर कंपोनेंट है, कोई भी प्रोडक्शन यूनिट हो, चाहे वो स्मॉल मीडियम हो, कोई लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल हो, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक बेसिक कंपोनेंट है, इसके बगैर कोई भी प्रोडक्शन आपकी नहीं हो सकती। ये जब इतनी ज़्यादा इसकी प्राइसेस होंगी तो यकीनन हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाते किसी भी कंपटीटर को। अब आपको कुछ उम्मीद लगी है कि हम इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट करेंगे, हमारी एक्सपोर्ट की तरफ जो है ना वो ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट का भी? जी जी बिल्कुल, देखें एक्सपोर्ट का फोकस तो नज़र आता है, हमेशा से हर गवर्नमेंट में नज़र आता है, लेकिन अब जो ये ब्रेक थ्रू किया है इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस को रिड्यूस करके, ये ब्रेक थ्रू से अब बहुत ज़्यादा उम्मीद हो गई है कि इंडस्ट्रीज़ की जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस थी, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, हम अनकम्पिटिटिव हो गए थे, तो उससे हम निकलने में कामयाब हो जाएंगे। और बाय द टाइम हम समझ रहे हैं कि अगले 6 महीने में, साल भर में बहुत अच्छी पोजीशन पे आ जाएगी हमारी इंडस्ट्री compete करने के लिए एक्सपोर्ट में, डोमेस्टिक मार्केट में। और जो इन्फ्लेशन हमारा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ था, तो उसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा जनरल पब्लिक को भी और ख़ास तौर पे सैलरीड क्लास को, जो हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक और क्लेम किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में इसके 6 डिकेड से महंगाई जो है ना, वो ये महंगाई को नापने तोलने का जो पैमाना होता है, जो इंडेक्स जिसकी हम बात करते हैं, CPI को ले रहे होते हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्स जो होते हैं, तो ये कैसे देखा जा सकता है कि रोज़ चीनी की बातें हो रही हैं जी, 20 रुपये किलो बढ़ गई, 10 रुपये किलो बढ़ गई, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन इस महीने में बहुत कम रहा, जबकि हमने पूरा रमज़ान ये बातें सुनी कि फ्रूट वाला महंगा बेच रहा है, दूध वाला महंगा बेच, तो इन्फ्लेशन कैसे कम रही? सर देखिए, इन्फ्लेशन का अब ऐसा है कि गवर्नमेंट अपनी जगह क्लेम कर रही होती है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक नंबर्स दे रहा होता है, और जनरल पब्लिक जब मार्केट में जाती है तो उसकी फीलिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो ये नंबर ऑफ मतलब गैमिक है, एक नंबर है जो कि फ्लोट किया जाता है सेंटिमेंट्स पॉजिटिव रखने के लिए। ऑन ग्राउंड जो है अनफॉर्चुनेटली एज अ कंज्यूमर, मैं भी एक कॉमन कंज्यूमर हूँ, आप भी कंज्यूमर हैं, हमें नहीं फील होता ये कि जी 0.6% हो गया जी इन्फ्लेशन। तो कि अच्छा, दूसरा जो सबसे हमें इम्पॉर्टेंट जो थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि 2022 से 2023 या 2024 समझ लें, 1.5 साल में 80% इन्फ्लेशन हुई है। 80% यानी ऑलमोस्ट प्राइसेस और हर चीज़ डबल हो गई हमारे कॉमन कंज्यूमर के लिए। तो अब इसकी जो पेस स्लो भी, यानी 0.6% रेट्स जो है ना बढ़े हैं फरवरी टू मार्च, 0.6%, कम नहीं हुए। मतलब गवर्नमेंट ये नहीं क्लेम करे कि कम हुई है, गवर्नमेंट कह रही है कि इसकी इन्फ्लेशन की जो स्पीड है ना वो कम हुई है, यानी पहले अगर 5% के रेट से बढ़ रहे थे, अब 0.6 बढ़ रहा है। मतलब ये मैं ये समझाऊं कि इन्फ्लेशन बढ़ने की जो स्पीड थी वो कम हुई है। ओके, यानी कि लास्ट पिछले 60 सालों में जो इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ता था उस तरह से उसकी स्पीड कम हुई। उसका एक सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि आपने देखा होगा पिछले 1 साल में हमारा जो करेंसी का रेट है ना वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। 280 पे इन्होंने समहाउ मतलब किसी तरह भी लाके एक बड़ी अहम डिबेट है ये जो डॉलर प्राइस को कंट्रोल किया हुआ है। अगर मुशर्रफ दौर का आपको याद होगा, 60 रुपए पर डॉलर को जो है ना वो बड़े अरसे तक उन्होंने जो है ना वो मुस्तहकम रखा। तो क्या उसके बाद हमने देखा कि वो फिर बेकाबू हो गया था? क्या आज के बाद कोई ऐसा ब्लास्ट दोबारा तो नहीं आने वाला मार्केट में? देखिए, एक चीज़ ये है कि जो आर्टिफिशियल होल्ड करते हैं ना, ये नुकसानदेह होता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है ना।
तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो गवर्नमेंट है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसके ऊपर थोड़ा सा एलिगेशन ये भी रहा है कि पिछले भी टेन्योर्स में इन्होंने डॉलर को होल्ड कंट्रोल करके रखा। इनकी एक माइंडसेट है कि जी डॉलर को कंट्रोल रखेंगे। डिमांड एंड सप्लाई की बात की जाती है तो अभी भी मार्केट में डिमांड तो उसी तरह से है, लेकिन कंट्रोल किया तो किसी वजह से किया होगा ना, कुछ ना कुछ तो पैरामीटर्स होंगे ना। कंट्रोल का साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, ठीक है, आप अभी कंट्रोल आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर सप्लाई करके किसी भी तरीके से कंट्रोल तो कर लेंगे शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। यानी कि आपकी लोकल इंडस्ट्री जो है वो ग्रो नहीं कर पाती, आपका इंपोर्ट जो है ना वो चीप हो जाता है, रिलेटिवली वो इंपोर्ट आपको इजी अवेलेबल होता है, लो कॉस्ट पे अवेलेबल होता है, तो एंड ऑफ द डे आपकी स्मगलिंग बढ़ रही होती है, तो वो इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। इकोनॉमी है टोटल इंपोर्ट बेस। मैं आदिल साहब हमारी यूथ को भी शामिल करना चाहूँगा, कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूँगा। मैडम शीरीन, आपको मैं वेलकम करूँगा और गुफ्तगू में शामिल करने के लिए। आप मार्केटिंग के शोबे से वाबस्ता हैं इस वक्त और डिजिटल मार्केटिंग का इस वक्त बहुत बड़ा स्कोप नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है कि ये स्कोप वाकई इसी तरह से चलता रहेगा या हर आने वाले दिनों के साथ पुरानी कोई चीज़ें जो है ना वो ऑब्सलीट हो जाती हैं? तो क्या इसका आपको क्या लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है? सर देखिए, बेसिकली जो डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर है वो आगे और इम्प्रूव्ड होगा, टाइम के साथ साथ इम्प्रूव हो रहा है। देखिए पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल मार्केटिंग हम करते थे, हम बल्क में लोगों को टारगेट करते थे। हमें पता है हमारी टारगेट ऑडियंस कहाँ है, कहाँ बैठी हुई है, कहाँ काम कर रही है, ये हमें पता है। बट अब डिजिटल मार्केटिंग में हमारी ऑडियंस इतनी ज़्यादा मॉडिफाइड हो गई है कि आपने अगर एक स्पेसिफिक एरिया को, कराची के फॉर एग्जाम्पल एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करना है, तो आपकी चीज़ें आपको उसी टारगेट ऑडियंस को ही रिफ्लेक्ट होंगी। तो ये चीज़ फिल्टर्स इस तरह से लगा दिए गए हैं कि वहाँ उसी एरिया को डिस्प्ले होगा। एग्जैक्टली। तो आपका ये होगा कि आप कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी। पहले कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग नहीं होती थी, अब एक कॉस्ट इफेक्टिव होगी और वो वर्थ इट होगी। बिल्कुल, तो मतलब वो टारगेट ऑडियंस जो आपकी है उसी को आपने सिर्फ जो है ना वो टारगेट करना है। एग्जैक्टली सर, यही चीज है। अच्छा, और आप प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आज की जो यूथ है, अगर सारी की सारी यूथ मार्केटिंग की तरफ चली जाएगी, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ चलेगी, तो फिर बैलेंस कैसे क्रिएट करेंगे? ये एक जो हमें वो नजर आता है कि हर बंदा जो है ना वो ये समझता है कि मार्केटिंग में बहुत स्कोप है, फाइनेंस की तरफ, सेल्स की तरफ, सप्लाई चेन की तरफ और बाकी की इतनी सारी फील्ड्स हैं, उनको अगर छोड़ते चले जाएंगे, हर बंदा, हर बच्ची, हर बच्चा आज का जो हमारी यूथ है वो मार्केटिंग की तरफ चले जाएगा, तो तवाज़ुन कायम रहेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ऑब्वियसली आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमें एक बैलेंस के साथ चलना होगा। बट देन अगेन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एक पैशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको पता है कि आई एम गुड एट द हायरिंग, आई एम गुड एट मैनेजिंग पीपल, तो ही विल डेफिनेटली गो फॉर द HR। तो इस तरह के डिफरेंट होते हैं। अब जैसे कोई नंबर बंदा है, लाइक ही इज़ लाइक थिंक के मैं फाइनेंस में अच्छा हूँ, आई कैन मैनेज द अकाउंट्स, he will definitely go for that। स्टूडेंट्स की तो जो नेचर है वो डेली चेंज हो रही होती है। वो तो देखें, जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि हमारे खानदान में मामू का बेटा डॉक्टर बना ना, अब सब नीचे जो मैट्रिक तक के स्टूडेंट है सब डॉक्टर को एक वो बना लेंगे अपना रोल मॉडल। कोई अगर इंजीनियर बन गया तो सब देखेंगे, बोले वो फुफ्फो का बेटा इंजीनियर बना तो आप इंजीनियर क्यों नहीं बन रहे? तो ये एक हमारी जो खानदान की ये जो चीज़ें होती हैं इनको भी बड़ा हम मैटर करते हैं, खास करके पाकिस्तानी एशियन। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। लेकिन देन अगेन एक बंदा होता है जो ये चेन को तोड़ता है, जब वो तब भी तोड़ता है जब वो एक फेलियर को फेस करके आ रहा होता है कि भाई एक चीज़ हो रही है, मैं कर रहा हूँ, वो नहीं हो रही। देन अगेन वो बैठता है, बाउंस बैक करता है अपने आप को कि ओके आई कैन डू इट, अब मुझे अपना डायरेक्शन चेंज करना है, मैं किसी और तरफ डाइवर्ट करके देखता हूँ, माइट भी ये मेरे लिए काम कर जाए। तो ये भी एक चीज़ है। तो मतलब स्टूडेंट्स को जो है ना वो ये देखना चाहिए कि स्कोप तो है इसके अंदर, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने आप को भी एनालाइज करें कि आप में कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिसको आप लेके आगे चल सकते हैं। मैडम मिस शहरीन, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक पे चलेंगे, लौट के आएंगे। नाज़रीन, आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं बिजनेस एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर। जिस तरह से आदिल इकबाल लाडा साहब ने बात की कि जो इन्फ्लेशन की परसेंटेज है वो हमें उस तरह से नज़र नहीं आती। जैसे हम अपनी बॉडी के टेस्ट जब तक नहीं कराएंगे हमें नहीं पता चलता। जब डॉक्टर लिख के देता है कि CBC करवा के आए, जब हम ब्लड के टेस्ट करवाते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स की क्या क्या परसेंटेज है और कितनी होनी चाहिए, तो वो हमें उसी वक्त पता चलता है। तो ये जो फिगर्स की बात की जाती है, ये फिगर्स जिनके पास असल मशीन है वो फिर परख के बता रहे होते हैं, और इस वक्त जो गवर्नमेंट कह रही है वो यकीनन किसी न किसी फिगर्स के ऊपर ही बात कर रही होती है। तो इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे। यहाँ पर चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक से लौट के आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदेद कहूँगा। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हम बात कर रहे थे कि इन्फ्लेशन के नंबर्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो शो किए हैं, जो बताए हैं, यकीनन वही हैं।
लेकिन फाइनेंस के लोग जो होते हैं वो ये कहते हैं कि 2+2 इज इक्वल टू आपको कितना चाहिए, तो वो बड़े माहिर होते हैं फाइनेंस के लोग, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और वो बड़ी बड़ी डिग्रीज लेके जो बैठे हुए होते हैं, उनके पास ऐसी कौन सी गिदड़सिंगी होती है कि वो इन नंबर्स को भी आगे पीछे करते हैं? ये भी मैं ज़रा पूछने की कोशिश करूँगा। आदिल इकबाल साहब, ये कहा जाता है फाइनेंस के लोगों के ऊपर, खास करके स्पेशली आप जिस इदारे से पढ़े हुए हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग होते हैं, ये कहते हैं कि जी 2+2 इज इक्वल टू सेठ आपको कितना चाहिए। क्या वाकई ऐसा होता है? देखिए ये होता है सर, इसको कहते हैं फॉरवर्ड थिंकिंग एंड विजन। ओके। देखिए ऐसा होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो बिजनेस एंटिटी है, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मेकिंग एंड वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। ओके। ठीक है ना। तो अगर हम एक नंबर पर रुक जाएंगे या ऑर्गेनाइजेशन रुक जाएगी तो फिर देयर इज नो प्रोग्रेस। प्रोग्रेस के लिए हो गए तो रुक गए, फिर तो जीरो, फिर तो हम नेगेटिव में चलना शुरू हो जाएंगे। तो डेफिनेटली इसके लिए जो है ना, वो आप समझें कि न्यू एवेन्यूज़ और चीज़ें देखनी पड़ती हैं, डिफरेंट एंगल से देखना पड़ता है चीज़ों को। हर चीज़ जैसे नज़र आती है वैसे नहीं होती, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ होता है जिसको हमें डिग आउट करके प्रेजेंट करना होता है। इसमें एवेन्यूज़ ढूंढने होते हैं कि कैसे प्रोग्रेस की जाए। ये तो एक मैंने लाइटर मोड के ऊपर जो है ना क्वेश्चन को वो किया था। अच्छा, ये जो कंपनीज अपने बजट बना रही होती हैं, खास करके स्पेशली जो इनके फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं, अभी आपको लगता है कि जून तक तो यकीनन अपनी इन्होंने 3-3 क्वार्टर तो अपने गुजर चुके तकरीबन सारी जितनी भी मालियाती इदारे हैं, कंपनीज हैं। अब आगे जो बजट बनेगा, उस बजट को नेक्स्ट आने वाला बजट भी कुछ अफेक्ट कर सकता है, या ये जो अभी चीज़ें चल रही हैं, जैसे गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया, ये रिवोक तो नहीं हो सकता? ये जो टैरिफ अभी किया है दोबारा इसमें बढ़ा दें और दोबारा फिर से कुछ ऐसा हो जाए? देखिए हमारा सबसे बड़ा मसला जो हमारी सोसाइटी का, हमारी इकनॉमी का है कि हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा मसला है। इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ होती हैं। तो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो इन्वेस्टर है, उसको हमेशा फियर फैक्टर यही होता है कि जी कंसिस्टेंसी होगी या नहीं होगी। तो हमें भी यही एक्सपेक्टेशन है, और गवर्नमेंट ने जब इतना बड़ा डिसीजन लिया है टैरिफ रिड्यूस करने का, रिलीफ देने का, तो हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट इसको कंटिन्यू रखेगी, और जैसे इन्होंने प्रॉमिस किया है जून में फर्दर रिलीफ देंगे। पहली बात। दूसरी बात ये कि देखें, कोई भी इकनॉमी होती है उसको लॉन्गर विजन में देखा जाता है। सही। ठीक है ना। शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ओवरनाइट कोई अपनी कैपेसिटी बढ़ा देगा, ओवरनाइट कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसके लिए एक सेंटिमेंट और एक थोड़ी सी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बना के उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस तरह से पॉलिसीज़ चल रही हैं, जिस ट्रैक पे गवर्नमेंट चल रही है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट बेहतरी की उम्मीदें हैं। बिल्कुल। अच्छा आदिल साहब, इंटरनेशनल मार्केट को बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता है, क्योंकि हम इंडिविजुअली कुछ भी नहीं है, फ़र्द वाहद की तरह हम पाकिस्तान अगर कहीं स्टैंड कर रहा हो तो उसकी वैल्यू उस तरह से नहीं होगी जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट के साथ कम्पीट करना होता है। पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स इस वक्त गिर रही हैं, और जो ख़ास करके स्पेशली ट्रंप की जब से गवर्नमेंट आई है, उन्होंने जो पॉलिसीज़ और ये टैरिफ के अंदर उन्होंने इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है, चाइना उसका जवाब दे रहा है, वो उनकी मसनूआत के ऊपर टैरिफ लगा रहा है। इससे आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी मार्केट के ऊपर कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा? देखिए, सब जैसे आपने पहले ही कहा कि पाकिस्तान कोई आइसोलेटेड नहीं है, पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी एंड ग्लोबल ट्रेड का पार्ट है पाकिस्तान। और हमारा जो सबसे बड़ा रिलायंस होता है वो एक्सपोर्ट एंड फॉरेन रेमिटेंसेस पे होता है। रेमिटेंसेस हमारे जो लोग, हमारे जो पाकिस्तानी हमारे भाई बाहर जाते हैं, नौकरियां करते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ भेजते हैं। तो जब वो ग्लोबल इकनॉमी अगर डिस्टर्ब होगी, ग्लोबल ट्रेड वॉर चलेगी जिस तरह से अभी हो रहा है, तो इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। पाकिस्तान की अपनी इकनॉमी पे भी पड़ेगा, उन मुल्कों की इकनॉमी पे भी पड़ेगा जहाँ से हमारी रेमिटेंसेज आती हैं। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है। $45 बिलियन सालाना हमारे रेमिटेंसेज की सूरत में आते हैं। 36 बिलियन डॉलर इस साल उम्मीद है कि 36 बिलियन डॉलर। ये 36 बिलियन डॉलर्स तो वो हैं जो थ्रू बैंकिंग आते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे देखें आप, पाकिस्तान में जो फ्लाइट्स उतर रही होती हैं, जो भी पैसेंजर पाकिस्तान में आता है, उसकी जेब में जो डॉलर्स होते हैं, तो उसको एक तखमीना ये लगाया जाता है कि अप्रॉक्स वी कैन से इट कि $9 अरब वो भी आते हैं। जी बिल्कुल आते हैं। अगर थोड़ा सा इसको और ब्रॉड करें तो बहुत सारे ऐसे आते हैं जो कहीं गिनती में नहीं आते, लेकिन वो डेफिनेटली पाकिस्तान वो एक अलाउ लिमिट जो है वो तो जेब में पॉकेट में आती है, वो तो बिल्कुल काउंट होना चाहिए उसको। बिल्कुल सही आपकी कैलकुलेशन है, दैट इज आल्सो अ सिग्निफिकेंट पार्ट। अब मसला ऐसा है कि जब वहाँ से रेमिटेंसेस जो हम इस वक्त बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी, यानी एक्सपोर्ट से ज़्यादा हम रेमिटेंसेस इस वक्त रिसीव कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे एक्सपोर्ट प्रोसीड से ज़्यादा। तो रेमिटेंसेस उसी वक्त पॉसिबल है, कंटिन्यू रहेंगी या ग्रो करेंगी जब ग्लोबल इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी होगी, एक ग्रोथ होगी। इस वक्त पाकिस्तान की जो, अगर हम देखें ना, लास्ट बजट में जो जीडीपी ग्रोथ टारगेट किया गया था, दैट वाज 2.6%।
लेकिन इन फैक्ट अब जो अचीव हो रहा है दैट इज लेस देन 1%, ओके। जो नजर आ रहा है, जिसके लिए गवर्नमेंट वो कोशिश तो कर एक रही है। टारगेट रखा था ना कि हम 2.6 को अचीव करना चाहिए, उसी लेकिन बेसिस पे सारे बजट्स बनते हैं, बिल्कुल टैक्स ऐसे ही, कलेक्शन बिल्कुल बनती ऐसे ही। है, आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट उसी से होती है, सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर, सारी परफॉर्मेंस उसी से हिसाब से चल रही होती है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट टारगेट है। और जिस तरह से ट्रेड वॉर अभी शुरू हुई है और जो नज़र आता है कि शायद प्रोलॉन्ग भी करेगी, तो पाकिस्तान नहीं, सिर्फ सारी ग्लोबल इकोनॉमीज़ जो हमारी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं जिस तरह हमारी है, तो उनको बहुत बड़ा थ्रेट है, इमर्जिंग कंट्रीज को तो थ्रेट रहता ही रहता बहुत है। बड़ा थ्रेट है। मैं मैडम शरीन की तरफ चलूँगा। मिस, स्टार्टअप्स की बड़ी बात की जाती है। हमारे जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, क्या उनको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कुछ इस तरह का पढ़ाने की, सिखाने की कोशिश की जाती है कि वो बाहर निकलें तो बजाय जॉब के, जब वो क्वालिफाइड हो जाएं तो वो बजाय जॉब के कुछ स्टार्टअप्स की तरफ चलें, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चलें? कुछ इस तरह के हमारे कुछ प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटीज़ में कुछ ऐसे होते हैं? सर बेसिकली हमारे एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाया जाता है लोगों से, पढ़ाने की हद तक पढ़ाया जाता है, मतलब उसको एक लेवल तक एग्जीक्यूट कराया जाता है कि आप अपना एक बिजनेस आइडिया क्रिएट कर सको, ठीक है। लेकिन उसको एक स्ट्रीमलाइन करके एग्जीक्यूशन की तरफ कैसे ले जाना है, ये हमारे यूथ को नहीं बताते। ये तभी होता है जब आप अपनी यूनिवर्सिटी ख़त्म करते हो, आप एक कॉर्पोरेट लाइफ में आते हो, अब चीज़ें अपने एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करते हो, लाइक अच्छा अब ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं इस तरफ जा सकता हूँ। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम हम आगे बढ़ रहे हैं, कोविड के बाद से एक मेजर चेंज आया है। एक मेजर चेंज मैं आपको बताऊँ, शार्क टैंक पाकिस्तान, विच इज़ अ वेरी मेजर चेंज। जो हमारे नेबर कंट्री के बाद इंडिया में, अब ये पाकिस्तान में हमारा लॉन्च हुआ है। यहीं से एक मोटिवेशन अब लोगों को मिली है कि लाइक अगर आपके पास बिजनेस आइडिया है ना, यू शुड कम फॉरवर्ड एंड बी अ वेंचर कैपिटलिस्ट आपके पास बैठे हुए हैं, आप आओ अपना आइडिया लेके, इफ़ योर आइडिया इज़ गुड टू गो, वी आर रेडी टू इन्वेस्ट इन यू, यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट एनी सिंगल पेनी ऑफ योर्स। नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो यही सोचा जाता है ना कि जब मेरे पास पैसा नहीं है तो हमारी सोच भी नहीं खुलती। पैसे के ऊपर हम सारा गेम समझते हैं। आज दिन तक जो नज़र आता है हमारी इकोनॉमी, सोसाइटी के अंदर जो है, तो स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके पास तो पैसा होता नहीं, पेरेंट्स भी इतना ज़्यादा उनके ऊपर जो है ना वो ट्रस्ट तो नहीं करेंगे कि ये एक ग्रेजुएट हुआ है और उसको पैसे दे दो कि वो बिजनेस स्टार्ट कर ले। तो ये जो माइंडसेट है, ये जो फिक्स माइंडसेट है, इसको ग्रोथ माइंडसेट की तरफ किस तरह से लेके जाएंगे? स्टूडेंट का विजन कैसे ब्रॉडर होगा? आप एक ऐसे प्रोफेशन से, मार्केटिंग से वाबस्ता है जिसमें आपको डेली बेसिस पे पता नहीं कितने लोगों से वास्ता पड़ता है, तो लोगों का माइंडसेट कैसा है? वही फिक्स माइंडसेट है या ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लोग बढ़ रहे हैं? अब लोग ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हमारे यहाँ कंट्री में इंक्यूबेशन सेंटर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं पाकिस्तान में अभी हमारा NIC चल रहा है, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, हर सिटी में एक इंक्यूबेशन सेंटर है। दे आर रियली ट्राइंग हार्ड कि हम लोगों का माइंडसेट चेंज कर सके कि लाइक आपको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस आइडिया चाहिए, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द इन्वेस्टमेंट और द मनी। आप अपने बिजनेस आइडिया पे काम करो, आप इस आइडिया पे वर्क करो कि हम एक कस्टमर वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं या नहीं, हम एक ऐसा प्रोडक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं कि लाइक हम उसे पाकिस्तान से बाहर ले जा सकें। ओके। तो इस चीज़ पे इंक्यूबेशन सेंटर्स आजकल काम कर रहे हैं। अच्छा, देखिए दुनिया तो ग्लोबल विलेज है, पोरों में समा गई है। अब बियॉन्ड द बॉर्डर्स काम हो सकता है। IT की फील्ड एक ऐसी है, मार्केटिंग भी जिस तरह से आपने कहा कि टारगेट ओरिएंटेड मार्केटिंग हो रही है, तो हम यहाँ बैठ के भी फ्रीलांस के तौर पे पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं, तो रेमिटेंसेस हम कमा सकते हैं। तो इस तरफ भी स्टूडेंट्स की तवज्जो या फोकस है कुछ? बिल्कुल सर, आप देखें हमारे यहाँ जो मेजोरिटी लोग हायर होते हैं प्लेटफॉर्म्स पे, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, आप नोट कीजिएगा कि हमारे यहाँ एशियंस हायर होते हैं, स्पेसिफिकली फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान, बिकॉज द पीपल हैव ट्रस्ट इन अस कि ये इस बंदे का ट्रस्ट तो हमारे सामने सबसे बड़ा मसला तो ट्रस्ट डेफिसिट का है ना। ट्रेड डेफिसिट का तो उतना मसला नहीं है जितना हमारे यहाँ ट्रस्ट डेफिसिट का मसला है। लेकिन नाउ दे हैव डेवलप्ड अ नई जी जनरेशन के ऊपर यानी कि लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, एंड दे आर पेइंग द अमाउंट दे आर रिक्वायर्ड टू पे, दे आर लाइक रेडी टू गो विद दैट थिंग। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रेजुएट होने के बाद उनकी प्रेफरेंस क्या होती है? कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या कोई प्राइवेट किसी अच्छी वेल नोन कंपनी MNC के अंदर जॉब मिल जाए, या वो स्टार्टअप्स की तरफ जाते हैं? एक जो फिक्स माइंडसेट तो वो तो वही होता है ना कि यार जॉब मिल जाए 9 to 5, बस मैं अपने वो कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलूं। तो ये स्टूडेंट का ये जो कंफर्ट जोन में रहना है, ये कोई अच्छी बात है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको अगर एक परसेंटेज में बताऊं तो हमारी लाइक 20% ही जो हमारे ग्रेजुएट्स होते हैं वो स्टार्टअप्स पे फोकस करते हैं कि नहीं, दे हैव द करेज कि मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन जो रिमेनिंग 80% है ना, दे आर स्टिल थिंकिंग कि नहीं अभी इंटर्नशिप कर लेते हैं, एक एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में नहीं लग जाते हैं, जॉब हो जाएगी, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। लेकिन वो एक देखें, हमारे मुआशरती निज़ाम को देखें, हमारी सोसाइटी को देखें, बीइंग एशियन
घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं कि मुझे घर वालों ने पढ़ा तो दिया है, मेरी छोटी 3 बहनें, 2 बड़ी बहनें बैठी हैं, उनकी शादियां करनी है, मुझे आज से ही पैसा कमा के घर लेके जाना है। आदिल साहब, ये बड़ा एक फैक्टर है हमारी सोसाइटी का कि जब तक हम पैसे घर नहीं लेके जाएंगे घर नहीं चलेगा। तो ये जो माइंडसेट है इसको भी तो कहीं ना कहीं ब्रेक होना चाहिए ना। तो आप क्या समझते हैं कि जो हमारी जनरेशन, ये जो यूथ है, ये सही डायरेक्शन में है? देखें, डायरेक्शन जो है ना, ये चेंज होने में एक टाइम लगता है। तो डायरेक्शन अभी चेंज हो रही है। आप देखेंगे कि अगर जैसे डिजिटल मीडिया आने के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं, यानी कि विजन चेंज हुआ है लोगों का, थिंकिंग स्टाइल चेंज हुआ है, तो इससे बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। अब आप यूँ समझे, पहले कॉन्सेप्ट नहीं था पाकिस्तान में, अब स्टार्टअप जो है ना एक अच्छा ट्रेंड बन रहा है इसका, स्टार्टअप का। अब जो जिस तरह इन्होंने कहा कि नेशनल इंक्यूबेशन ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि मेंटोरशिप जो है ना वो भी बहुत मिसिंग फैक्टर है हमारे यहाँ। कि एक अच्छी मेंटोरशिप जो है ना, एक मतलब उसको बहुत बड़ी क्वांटिटी में होना चाहिए था, जो नहीं है। जो अगर मेंटोरशिप होगी तो आप समझे हमारे जो स्टार्टअप का रेशो और जो आप यूँ समझ रहे हैं ना, जैसे फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। अच्छा शहरीन, आप ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटीज़ में जो आपको प्रोफेशनल प्रोफेसर्स, टीचर्स तो मिल जाते हैं, क्या वो मेंटोर भी होते हैं? कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ टीचर्स बियॉन्ड जाके भी अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से एफर्ट्स करते हैं कि नहीं, इफ दे हैव द एफर्ट्स आई शुड गाइड हिम, आई शुड गाइड हर। तो कुछ टीचर्स में ऐसी क्वालिटी होती है जो आपको करते हैं गाइड। लेकिन ये तो मटीरियलाइज दौर में टीचर ये समझता है कि मुझे इस काम के लिए पे किया गया है, मैं बस पेड हूँ, अपना लेक्चर डिलीवर किया, उसने अपने पॉइंट्स बोर्ड के ऊपर बताए और वो अपना चलता बना कि नहीं जी मेरा तो काम यही था। तो मेंटोरशिप तो एक बहुत ही खलूस से, दिल से, नियत से किसी को जो है ना वो ग्रूम करने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। सर आप बताइएगा कि आपके दौर में जब आप स्टूडेंट लाइफ गुजार रहे थे तो आपको फील होता था कि उस वक्त की स्टूडेंट लाइफ में और आज जब आपके बच्चे या जब आप देखते हैं या आज की यूथ को एज ए स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जाते हुए, फ़र्क नज़र आता है आपको कहीं? बहुत बड़ा फ़र्क है सर। पहले टेक्नोलॉजी और जो इन्फॉर्मेशन, जो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन था वो बहुत लिमिटेड था हमारे। मिसिंग पार्ट था ही नहीं, ना होने के बराबर, ना होने के बराबर था। न्यूज़पेपर हमारी सोर्स होती थी, ठीक है ना, वो और भी सारे सेंसर्ड होता था, तो पता नहीं क्या हो जाता था, सेंसर्ड होते थे। हमें कोई अगर रिसर्च करनी है, कोई अगर हमें इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, इंटरनेट भी अवेलेबल नहीं था। इंटरनेट भी नहीं था, इंटरनेट तो नहीं था, लेकिन इंटरनेट के अलावा भी सेकेंडरी रिसोर्स भी कोई रिलायबल नहीं था हमारे पास। तो आज का दौर, आज के हमारे बच्चे हमसे वो सवाल पूछ रहे होते हैं जो हम भी सोच में पड़ जाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, ठीक है। अब इसको गाइड करना से मुझे याद आ गया, मेरे एक प्रोग्राम में एक बड़ी कंपनी की, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के हेड ऑफ एचआर थी, तो उन्होंने कहा कि एक नया हमारे पास कैंडिडेट आया था। जब हमने उसको पर्क एंड बेनिफिट्स गिनवाना शुरू किए कि हमारे ये पर्क एंड बेनिफिट्स हैं, 5 साल के बाद ये मिलेगा, तो कह रहे मैडम आपको क्या हो गया? तो कह रही मैं हिल गई। क्या? कह रहे 5 साल आपके पास कौन रोकेगा, मुझे ये बताओ आज क्या मिल रहा है। यानी कि वो पर्क एंड बेनिफिट्स को 5 साल के बाद जब आपको जाकर मिलेंगे उसके ऊपर बिलीव नहीं कर रहा, मतलब वो इतना एनर्जेटिक है कि आज बताएं कल तो मैं मूव कर जाऊंगा दूसरी जगह। तो ये जो मूवमेंट की रेशियो है खास करके स्पेशली कंपनीज में, ये पहले जो है वो लॉयल्टी के फैक्टर में आती थी या कुछ और उसको नाम देंगे? देखिए, पहले इतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी और इतनी आप यूँ समझे कि वाइब्रेशन भी नहीं थी यूथ में। अब जो है वो 3 से 5 साल जो है ना, एक वो मैक्सिमम पीरियड काउंट किया जाता है ग्रोथ ओरिएंटेड। जो भी यूथ है या आप यूँ समझे बिलो 40 जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, सही, उनके लिए 3 से 5 साल इज़ अ मैक्सिमम पीरियड जहाँ वो स्टे करके इसको मूव करना चाहते हैं, क्योंकि ग्रोथ मिल रही होती है। पहले तो लोग जो है ना वो स्टार्ट की जॉब और रिटायर होकर जा रहे वहीं से रिटायर हो रहे होते थे। आदिल साहब, मुझे एक बार फिर ब्रेक का इशारा हो रहा है। नाजरीन, आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर बहुत बड़ा स्कोप है, कोई भी फील्ड जो है ना वो लिमिटेड नहीं है। हम डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम उसको किस तरह से लेते हैं। हर फील्ड के अंदर स्कोप जरूर मौजूद होता है। देखना यह है कि अपने आप को पहले, सबसे पहले ना सेल्फ एनालिसिस करें कि आपके अंदर कौन सी ऐसी एबिलिटीज हैं, क्वालिटीज हैं जिनको आप ब्रूएकार ला के आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से लौट के आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे, खास करके स्पेशली इन्फ्लेशन, और मैंने अपने इंट्रो के अंदर बात करने की कोशिश की थी तनख्वाहदार तबका। तनख्वाहदार तबका पाकिस्तान में हर दौर में ही पिसता रहा। इस वक्त जो फैक्टर इम्प्लीमेंट हुआ है टैक्स का, क्या इसके अंदर भी कोई कमी
की जा सकती है? चलो कमी अगर नहीं हो रही तो नेक्स्ट बजट के अंदर कोई रिलीफ नए सिरे से इसको मिल सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। आदिल साहब, तनख्वाहदार तबके की बात कोई नहीं करता, हर कोई इसको रगड़ने की कोशिश में लगा होता है। रगड़ना इस वजह से कि बेचारे के पास जो पैसे आते हैं अब वो डायरेक्ट इनकम टैक्स उसकी सैलरी में से कट जाता है। अब वो घर पे जो पैसे बचे हुए लेके आता है, एटीएम से निकालता है, उस पर फिर पैसे कुछ ना कुछ कट जाते हैं। लेके वो ग्रॉसरी करके जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात आती है वो फिर वहाँ भी कर रहा होता है। घर पे आके जैसे ही उसने चूल्हे पे माचिस जलाई वहाँ भी उसको टैक्स देना पड़ जाता है। तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स जो है ना वो तनख्वाहदार तबका देता है। ऐसा ही है। आपको क्या लगता है कि आने वाले बजट में कुछ रिलीफ मिलना चाहिए? अगर इस तरह से रिलीफ मिलना स्टार्ट हो गए हैं, जैसे से टैरिफ में एक बहुत बड़ा रिलीफ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत बड़ा रिलीफ है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस रिड्यूस हो रहा है, बहुत अच्छी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, तनख्वाहदार तबका भी कोई उम्मीदें लगा ले या ना लगाए? सर तनख्वाहदार, मैं भी तनख्वाहदार तबका हूँ, हम सब तनख्वाहदार तबका ही हैं, हम भी यहाँ सबसे पर ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी कई दफ़ा स्टेटमेंट दिया है कि मुझे बहुत हमदर्दी है। हमदर्दी सब करते हैं, हमदर्दी इस वजह से कि वो भी वहीं उसी बैकग्राउंड से आए हैं, उसी बैकग्राउंड से आए हैं। लेकिन बहुत अफसोसनाक बात यह है कि उन्हीं के दौर में इतने हैवी और इतने अनफेयर टैक्सेस लगाए गए। मतलब उनको पता था ये लोग बर्दाश्त कर लेंगे, वो देख के गए हुए थे। देखिए असल में अनफॉर्चुनेटली सैलरीड क्लास, जैसे आप यूँ करें ना, इंडस्ट्रियल एक्सपोर्टर्स, इनकी एक एसोसिएशन है, एक यूनियन है, एक इनका आपस में एक कोलेबोरेशन है, गवर्नमेंट तक अप्रोच है, तो वहाँ पे इनको इनकी बात भी सुनी जाती है, इन्फ्लुएंस भी करते हैं, प्रेशर टैक्टिक्स भी यूज़ करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली आप यूँ कह रहे हैं वो ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स भी यूज़ कर रहे होते हैं, स्ट्राइक भी कर देते हैं, सब कुछ है। लेकिन सैलरीड क्लास के पास ये सारे ऑप्शंस नहीं है, ये वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, इस किस्म का कोई नहीं है। देखें आप एज एन सैलरीड इंडिविजुअल ऐसी कोई हमारी अनफॉर्चुनेट अलायंस नहीं है, कोई हमारी यूनियन सॉर्ट ऑफ कोई अरेंजमेंट नहीं है। हमने अभी पिछले 2 साल पहले एक सैलरीड क्लास अलायंस के नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जहाँ पे हम अपनी जो भी मेंबर्स हैं इनको मोटिवेट कर रहे हैं, एक गैदरिंग कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छे नंबर्स में हमारी मेंबरशिप है, और हमने फाइनेंस मिनिस्टर को, एफबीआर को, उसमें आप काफी एक्टिव थे कि लेटर लिखे उसमें? बिल्कुल, हमने लेटर अभी भी लिखा है। अभी इसी वीक में हमने फाइनेंस मिनिस्टर साहब को एक और लेटर लिखा है। सुप्रीम कोर्ट में भी हम गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट में भी हमने एक एप्लीकेशन दी है चीफ जस्टिस साहब को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी पॉजिटिव डेवलपमेंट कोई इस तरह का नज़र नहीं आ रहा। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है सर। सबसे बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि हमारा जो मिडिल क्लास था, जो किसी भी इकोनॉमी का एक बैकबोन होता है, वो इवोपरेट हो, वाइप आउट हो गया बिल्कुल। तो हमारी अब जो किसी भी इकोनॉमी की जो प्रोग्रेस, जो ग्रोथ होती है मिडिल क्लास के थ्रू, वो पाकिस्तान में अब नज़र नहीं आती। वजह इसकी ये कि मिडिल क्लास सेविंग करता है, सेविंग करके री इन्वेस्ट करता है, री इन्वेस्ट करके वो इसमें कैपिटल भी मिलता है इंडस्ट्रीज़ को, बिजनेस को, और उसको इनकम भी जनरेट हो रही थी। उस इनकम से वो फर्दर अपने करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सैलरीड क्लास पे इतने हैवी टैक्सेस लगाए गए इस साल, और इन्फ्लेशन आपने देखा 2022 से लेकर अब तक डबल हो गए हर चीज़। बिल्कुल ऐसा ही है, 86% इन्फ्लेशन हुई है 2 सालों में। तो जो टेक होम और जो रियल इनकम थी वो तो हमारी वाइप आउट हो गई। अगर मिडिल क्लास कुछ सेव कर रहा था, कोई अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर रहा था, तो वो इम्पॉसिबल हो गया, मुश्किल हो गया। अच्छा, आपने जो लेटर्स लिखे इसमें कोई प्रपोजल्स दिए हैं आप लोगों ने? क्योंकि देखें जो फाइनेंस के लोग हैं खासकर स्पेशली पॉलिसीज़ बनाने में और फाइनेंशियल पॉलिसीज़ बनाने में तो बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, वो पूरे इदारों को चला रहे होते हैं। तो आप लोगों ने कोई इस तरह का प्रपोजल बना के गवर्नमेंट को दिया है कि ये स्लैब इस तरह से किए जाएं, इस तरह से आपको रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है? उसका कोई आपने ऑल्टरनेट बताया गवर्नमेंट को? सर देखें, स्लैब और ये सारी जो नंबर्स होते हैं, लेकिन पहले तो आप रेडी तो हो। गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास इतना बजट डेफिसिट है, वो हमने सैलरीड क्लास से पूरा करना है, इसलिए कि सॉफ्ट टारगेट है। सही, हाँ, ये तो पैसे लेना भी आसान है, और इनकी कोई सुनता भी नहीं है, इनके पास ऐसी कोई फोर्स भी नहीं है। तो उनके लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट है कि जी जितना बजट डेफिसिट है यहाँ से पूरा कर लो। यानी आप यूँ समझें कि 62 बिलियन होता था आज से 4 साल पहले जो सैलरीड क्लास टैक्स देता था साल, अब वो 400 बिलियन तक लेके चले गए। अल्लाह अकबर। तो अब अल्टीमेटली मैंने और आपने ही वो टैक्स देना है ना, और हमारा परचेजिंग पावर वैसे ही बिल्कुल खत्म हो गया, और ऊपर से इतना ह्यूज टैक्स। और जब इंडस्ट्रीज जहाँ ये सैलरीड लोग जॉब कर रहे हैं वहाँ पर वो इंडस्ट्रीज नुकसान में हैं ड्यू टू बाकी के जितने भी फैक्टर्स हैं, तो उनकी सैलरी में इंक्रीज भी उस तरह से नहीं हो रहा, तो फिर तो वो तो बेचारे ज्यादा ही प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को तो कंपनसेट कर देती है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जो एंड ऑफ द डे हमारे ही टैक्सेस से सैलरी ले रहे होते हैं, उनको बेनिफिट भी दिए जाते हैं, रिलैक्सेशन भी दिए जाते हैं। यानी आप यूँ समझें कि टैक्सेस में जो रिलीफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अवेलेबल है वो प्राइवेट एम्प्लॉय को अवेलेबल नहीं है। ये तो डिस्क्रिमिनेशन है।
अनफेयर ट्रीटमेंट है। वहां पर कुछ और है और प्राइवेट हाँ, सेक्टर में कुछ और है। वो सबसे अफसोसनाक बात यह है कि वो हमारी आपकी सैलरी से जो टैक्स कटता है उससे उनको सैलरी दी जाती है, उसमें उनको रिलीफ भी दिया जाता है, और उस पर आपको पता है इनकी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी आप समझते हैं, सारी सोसाइटी में सबको पता है कि क्या तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑफिस आने की तनख्वाह लेते हैं, काम करने के पैसे लेते हैं। जी बस अब यही है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट एक आप समझे कि सिनेरियो है। तो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है, गवर्नमेंट को हमने बहुत सारे प्रपोजल्स दिए हैं जिसमें हमने कहा जी आपके पास टैक्स कलेक्शन के सबसे बड़े, पाकिस्तान की जीडीपी का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है दैट इज़ एग्रीकल्चर, सही। उस पर प्रैक्टिकली कोई टैक्स नहीं है। हाँ, तो उसको भी टैक्स के ज़ुमरे में लाना चाहिए। मैं शीरिन आपकी तरफ आऊँगा, बिल्कुल प्रोग्राम अपने आखिरी लम्हात की तरफ है। रिमोट और फ्रीलांसेस की बड़ी स्टूडेंट्स के अंदर और आजकल के जो न्यू ग्रेजुएट्स हैं उनके अंदर बड़ी इस चीज़ की वो होती है, तो कितना ज़्यादा प्रेफरेबल है रिमोट जॉब्स और फ्रीलांसिंग जो कर रहे हैं, ख़ास करके पाकिस्तान से, जो मैंने पहले बात की थी बियॉन्ड द बॉर्डर्स काम करने की, तो इसको किस तरह से देखती हैं? देखिए बेसिकली अगर रिमोट जॉब्स की बात की जाए ना, तो उसमें ये होता है कि आपके काफ़ी सारे एक्सपेंसेस बचते हैं, आपके ऑफिस के मेंटेनेंस के जो है वो एक्सपेंसेस बचते हैं। इससे फ़ायदा एम्प्लॉयज़ को होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कन्वर्ट कर दें उस तरफ, इसके कन्वर्ट कर दें सैलरीज पे। तो उसमें ये होता है कि अब जब एक बिजनेस ओनर है, उसका जो है वर्चुअल HR का बंदा बैठा हुआ है, वो अपने घर से बैठ के काम कर रहा है, सेल्स का बंदा है वो भी घर से बैठ के काम कर रहा है, फाइनेंस जो होता है स्टार्टिंग हो रही होती है तो ओनर वो खुद ही देख रहा होता है, और मार्केटिंग भी वो रिमोट ही चल रही होती है। वो बोलता है भाई तुम कहीं से भी बैठ के काम करो, मुझे सिर्फ वो ऑब्जेक्टिव अचीव करके दो जिसके लिए मैंने तुम्हें हायर किया है। तो ये जो है प्रेफरेबल है, ये कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, बिल्कुल ऐसा ही। और जहाँ बात रही फ्रीलांस की, फ्रीलांस में ये होता है कि एक कंपनी बन गई, अब वो वहाँ पे अपने आपको एज एन रजिस्टर्ड करवाए, वो बोले आप हमसे काम करवाएं, मेरे पास टीम मौजूद है, मैं आपको एक सिंगल बंदा जो आपको एक काम करके दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक वीक्स में, मैं आपको विद इन आवर्स वो करके दे दूंगा। तो वो भी एक दो चीज़ें, ये रिमोट और फ्रीलांस का एक कॉन्सेप्ट। तो इसको प्रमोशन मिल रही है, लोग इस तरफ जो है ना काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी हो रहे हैं कि पहले आप ऑफिस में जाके 9 to 5 जॉब करनी, 1-1.5 घंटे की ड्राइव सुबह जाते हुए, 1-1.5 घंटे की ड्राइव आते हुए, तो वो घर पे बैठ के आराम से जो है ना वो इसको कर लेते हैं। और उसमें अगर कोई थोड़े बहुत पैसे उसको कम भी मिल रहे होंगे स्टार्ट में, तो वो कहता है कि ठीक है यार आगे चल के बेहतरी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है सर। अच्छा, स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो आजकल, जैसे आपने फाइवर पे अपवर्क पे बात की, बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग स्टूडेंट, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हुए भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी पकड़ते हैं। और ये कितना आसान काम है, जैसे आपने ट्रस्ट की बात की थी कि जी जनरेशन के ऊपर ट्रस्ट जो है ना वो बिल्डअप हो रहा है, तो हमारे पाकिस्तानियों का तो पूरी दुनिया में नाम आपको पता ही है कि किस तरह से कितनी नेक नीति से लिया जाता है, नेक नाम है हम पाकिस्तानी। तो आप समझते हैं कि आज की जनरेशन, आज की यूथ जो है ना वो इस नाम को धो रही है और आगे बेहतरी की तरफ बढ़ रही है? बिल्कुल सर, वो इस तरह से कर रहे हैं क्योंकि ना सिर्फ वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बट दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर सेल्व्स एज वेल। तो एक ये होता है कि आप जैसे सुबह गए, आपने यूनिवर्सिटी की क्लासेस अटेंड करी, आपके पास आप दोपहर में आते हो, अपने थोड़ा ब्रेक ले लिया, क्योंकि जो मेजर काम हो रहा होता है हमारे पास US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इस साइड से काम हमारे पास ज़्यादा आ रहा होता है। तो वो टाइमिंग हमारी रात के साथ मैच कर रही होती है। तो वो रात में बैठ के फिर वो सुकून से अपना काम कर रहे होते हैं एंड दे गिव इट टू देम विद इन द गाइडलाइंस। और फिर सुबह आपकी फिर वही नॉर्मल रूटीन यूनिवर्सिटी, आपका थोड़ा सा दोपहर में आपकी अपनी लाइफ हो गई, फिर रात में अपने बैठ के सुकून से काम, मतलब बाउंड्रीज भी नहीं है, काम भी आप कर रहे हैं। मिस शेरिन अक्षत, आपको बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल के तशरीफ लाएं। आदिल इकबाल लाडा साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम खत्म हुआ, आपने इख्तिताम को पहुंचाया। नाज़रीन, आज हमने बात करने की कोशिश की कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं और जिस तरह से गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए हैं, इन मेजर्स के बाद हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट को कहा यह जाता है कि किसी भी पाकिस्तान की या किसी भी मुल्क की फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, और ये जो बैरोमीटर्स होता है, पैमाना जो होता है नापने तोलने का किसी भी इंडस्ट्री को, वो आपका स्टॉक मार्केट का इंडेक्स होता है। पाकिस्तान इस वक्त हाईएस्ट रेट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 1,20,000 का इंडेक्स इस वक्त पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का, और पूरी दुनिया की मार्केट्स जो हैं वो इस वक्त नेगेटिव जोन में देखी जा रही हैं। खास करके स्पेशली जो अमेरिकन पॉलिसीज सामने आ रही हैं, जो टैरिफ की बात की गई, जिसको हमने थोड़ा सा डिस्कस करने की भी कोशिश की आज के लिमिटेड टाइम के अंदर। देखना यह है कि ये जो हमारा इस वक्त का इंडेक्स है, ये पाकिस्तान की मार्केट को पूरी दुनिया के अंदर क्या पैगाम दे रहा है। इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के अंदर बहुत हैं, जिस तरह से टैरिफ के अंदर कमी की जा रही है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और बहुत ज़्यादा मौके मौजूद हैं। कैरियर की बात करने की कोशिश की हमने आज की यूथ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो कैरियर के लिए बहुत फील्ड
ओपन है हमारे, आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में देखें, बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं, उनकी मार्केट में डिमांड भी मौजूद है। किसी भी एक चीज़ के पीछे भाग लेना या एक ही चीज़ के पीछे भागते हुए देखते हुए कि हमारे मामू चाचा ताए फूफू को बेटे ने ये वाली डिग्री ली है तो हम भी वही ले लें, तो उसका स्कोप आप ज़रूर फ्यूचर जो है ना फोकस कीजिएगा, फ्यूचर अपनी नज़र में रखिएगा कि आज अगर ये है तो आने वाले 5-7 साल बाद क्या होगा। जिस तरह से ऑनलाइन का सेटअप्स है, आपको डॉक्टर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, सर्जन्स चलो एक मजबूरी है कि आपको वो सर्जरी के लिए जाना ही पड़ता है, फिजिकल इन पर्सन आपको मौजूद होना ज़रूरी होता है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं आपकी लॉ की जितनी भी आपकी डिग्रीज़ हैं, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपको ऑनलाइन सारी जो है ना वो सजेशंस मिल जाते हैं। तो किसी ऐसी डिग्री को चूज़ करें जिसका आपको फ्यूचर नज़र आ रहा हो, ताकि कल को आपको अपनी डिग्री के ऊपर ये ना हो कि मैंने अब फील्ड चेंज करनी है, जब आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ के, प्रोफेशनल स्टडी लाइफ के अच्छा खासा टाइम गुजार चुके हो। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। आज के इस एपिसोड से सिद्दीक सरवर दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।